लर्निंग पहला टॉपिक चल रहा आप लोगों का अधिगम। और इस टॉपिक में क्या मैंने करवा दिया है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। अधिगम का अर्थ हमने पढ़ लिया, परिभाषा हमने पढ़ ली, नेचर ऑफ लर्निंग हमने पढ़ लिया कि अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत कारक, शिक्षक संबंधी कारक, कार्य संबंधी कारक, वातावरण संबंधी कारक, संगठन संबंधी कारक और विधि संबंधी कारक, ये सब मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद अधिगम के प्रकार हमने पढ़े, जिसमें रॉबर्ट गेने के 8 प्रकार अधिगम सोपानकी के तहत पढ़े, डेविड आसुबेल के तहत 4 प्रकार हमने पढ़े। अधिगम प्रतिफल क्या होता है, आउटकम्स ऑफ लर्निंग क्या होता है, इसकी मैंने हल्की सी चर्चा की कि कोई भी चीज़ सीखने के बाद हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उसको हम अधिगम के क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। जिसमें रॉबर्ट गेने के 8 प्रकार भी आते हैं, डेविड आसुबेल के 4 प्रकार भी आते हैं। इसके अलावा जो भी परिवर्तन होता है बिहेवियर में, वो सब अधिगम के प्रतिफल में आता है। उसके बाद अधिगम के सिद्धांत हमने स्टार्ट किए। सिद्धांत ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 कैटेगरी के रूप में अपन पढ़ेंगे, एक व्यवहारवाद, एक संज्ञानवाद और एक निर्मितवाद। व्यवहारवाद एक विचारधारा है जो ये मानती है कि वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन की ये बात करता है। व्यवहारवाद मनुष्य के व्यवहार को बाह्य कारकों से स्पेशली प्रभावित मानता है और ये मानता है कि मनुष्य जन्म के साथ कोई भी क्रियाएं लेकर नहीं आता है, वो वातावरण से अर्जित करता है और वही चीजें उसके व्यवहार और विकास को प्रभावित करते हैं। इस व्यवहारवादी विचारधारा के अंतर्गत मैंने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया है अब तक, फिर संज्ञानवाद पढ़ेंगे, फिर निर्मितवाद पढ़ेंगे। तो इस व्यवहारवाद में मैंने आपको पहला सिद्धांत इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, जिसने बिल्ली पे प्रयोग किया। और सिंपल सी लाइन है कि सीखना उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध के द्वारा होता है। क्या क्या उपयोगिताएं हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो सब मैंने कंप्लीटली डिटेल से आपको समझा दिया है। जिन बच्चों ने भी क्लास ली है, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पे 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम समझाए। मैं एक बार दोबारा उनको रिपीट कर रहा हूं। कल पहला नियम मैंने आपको समझाया था, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। यदि कोई भी चीज को करने के लिए यदि हम फिजिकली और मेंटली तैयार हैं तो उस कार्य को करना सीख जाते हैं, अन्यथा उस कार्य को नहीं सीख पाते हैं। घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं। रुचि उत्पन्न करनी है, ध्यान केंद्रित करना हो, जिज्ञासा जागृत करनी हो, क्लास में टीचर को सबसे पहले बच्चे को पढ़ाने में शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना हो, मैं लॉ ऑफ रेडीनेस का प्रयोग करूंगा। अभ्यास का नियम ये कहता है कोई भी क्रिया कार्य को यदि अपन बार बार करते हैं और बार बार करते हैं तो करना सीख जाते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का नियम है। इसके 2 भाग होते हैं, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। उपयोग का मतलब है सीखे गए कार्य का प्रयोग करोगे तो मेमोरी में बना रहेगा, सीखे गए कार्य का प्रयोग नहीं करोगे तो उसे आप भूल जाओगे, इसको अनुपयोग बोलते हैं। तीसरा नियम मैंने समझाया, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। कोई भी क्रिया कार्य का परिणाम यदि अच्छा आता है तो उसे हम करना सीख जाते हैं, परिणाम अच्छा नहीं आता है तो हम उसे नहीं सीखेंगे। तो प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रभाव के नियम में आती हैं। इसको 1930 और 33 में संशोधित कर दिया गया और ये कहा गया कि दंड की अपेक्षा पुरस्कार ज्यादा प्रभावकारी है और दंड और पुरस्कार दोनों एक बराबर नहीं होते और ना ही विरोधी होते हैं। उसके बाद मैंने 5 गौण नियम बताए आपको, बहुप्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवर्ती एटीट्यूड, आत्मीकरण और साहचर्य परिवर्तन। आप हल्का सा इनको देख लेना, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु नहीं। कल की क्लास में लास्ट में मैंने एक नया सिद्धांत स्टार्ट किया था, आईपी पावलोव। आईपी पावलोव बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उसको दोबारा से आपको समझाने वाला हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट अवधारणा है इसकी पूरी आईपी पावलोव की, और ये समझ में आना बहुत जरूरी भी है। आपका ये समझ में आना बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये बाकी सिद्धांतों से रिलेवेंट भी है और ये सबसे हार्ड सिद्धांत माना जाता है। तो ये समझ में आएगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ, और चीजें भी बड़ी आसान हैं। तो आईपी पावलोव जो है मैं आज आपको कंप्लीटली पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। कल मैंने इसका बेसिक आपको लिखा दिया था, इस सिद्धांत का नाम मैंने आपको लिखा दिया था कि सिद्धांत का नाम क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत।
तो ये अपना सेकंड सिद्धांत चल रहा है, अपना टॉपिक चल रहा है फर्स्ट टॉपिक, और फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, और व्यवहारवादी सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, जिसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे इसको अपन इंग्लिश में? कंडीशनिंग रिस्पॉन्स बोलेंगे। एक नाम आपको याद करना हो तो, बाकी मैंने 4 नाम आपको बताए थे। शास्त्रीय अनुबंधन भी इसको बोला जाता है, प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ऐश अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, प्रतिवादी या प्रतिस्थापक अनुबंधन भी इसे कहा जाता है। इसने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। रूस के शरीर विज्ञानी थे, याद रखना, साइकोलॉजिस्ट नहीं था ये। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अपन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हर क्या कोई मनोवैज्ञानिक है क्या? सब मनोवैज्ञानिक नहीं होते हैं, कुछ शिक्षाविद भी हैं, जैसे जॉन डीवी शिक्षाविद है, फ्रोबेल शिक्षाविद है, फ्राइड को आप कंप्लीटली मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैं ऐसा उम्मीद नहीं करता कि फिलहाल ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी आप लोगों से। आजकल पेपर अच्छा आता है, स्टैंडर्ड का आता है, तो इस पर कोई एग्जाम्पल पूछेगा, बट फिर भी ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको लिखा दी थी कि आईपी पावलोव ने ये सिद्धांत दिया है, रूस के हैं, 1904 में इन्होंने सिद्धांत दिया, कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, कहाँ किया? लेनिनग्राद में किया। ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया है। और इस सिद्धांत की जो बेस है वो ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो अपन सीखते हैं वो कंडीशनिंग के माध्यम से सीखते हैं। लर्निंग इज ए कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ये पूरी टैग लाइन है इस पूरे सिद्धांत की। आज मैं इसको पूरे डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कल की जो क्लास थी उसमें लास्ट में मैंने आपको ये समझाया था कि इसने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया और इसने कुत्ते की पेरोटिक ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया। कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया? ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं सब, पेरोटिक ग्रंथि वाले। आजकल नहीं आते, मुझे नहीं लगता ये पूछेगा, बट माइंड में रखना है कि इसने पेरोटिक ग्रंथि का ऑपरेशन किया। और कुत्ते के सामने सबसे पहले इसने क्या किया? प्रयोग से पूर्व, पूर्व का मतलब है प्रयोग शुरू नहीं हुआ है, केवल एक प्रयोग करके देख रहा है। तो इसने क्या किया? कुत्ता भूखा था, इसके सामने सबसे पहले क्या रख दिया? भोजन रखा। क्या रखा? भोजन रखा। भोजन देखते ही कुत्ते ने क्या टपकाई? लार टपकाई। भोजन को अपन इंग्लिश में बोलेंगे यूसीएस, हिंदी में इसको इंग्लिश में लार को बोलेंगे यूसीआर। यूसीएस का मतलब हो गया अनकंडीशन स्टिमुलस, यूसीआर का मतलब हो गया अनकंडीशन रिस्पॉन्स। भोजन कौन सा उद्दीपक है? मूल उद्दीपक। हिंदी में आप इसको एक नाम और बोल सकते हैं, अनानुबंधित उद्दीपक। ठीक है, इसको मूल उद्दीपक भी आप कह सकते हैं। लार टपकने को आप क्या बोलेंगे? स्वाभाविक प्रतिक्रिया। फिर हमने कुत्ते के सामने घंटी बजाई, सीएस दिया। घंटी को अपन बोलेंगे सीएस। सीएस का मतलब है कृत्रिम उद्दीपक, सहायक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक। कोई भी नाम एग्जाम में आ जाएगा, कोई फिक्स नहीं कि कौन सा आएगा, ये सब नाम है। सहायक भी यही है, कृत्रिम भी यही है, अनुबंधित भी यही है। घंटी बजाई, कुत्ते ने कुछ भी नहीं किया। अब प्रयोग के दौरान हमने सबसे पहले सीएस दिया, सीएस मतलब घंटी। उसके बाद हमने क्या दिया? यूसीएस दिया। उसके बाद कुत्ते ने क्या टपकाई? लार टपकाई। ठीक है, सीएस यानी घंटी है, यूसीएस कौन है? भोजन है। कुत्ते ने क्या टपकाई? लार टपकाई। लार टपकने को हम क्या बोलेंगे? यूसीआर। अब दिन में 3 प्रयोग किए जाते थे। कितने प्रयोग किए जाते थे? प्रत्येक दिन आईपी पावलोव 3 प्रयोग करता था। कितने प्रयोग करता था? 3 प्रयोग। ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने कहा आजकल एकदम इतने फैक्चुअल प्रश्न आने बंद हो गए हैं साइकोलॉजी में। दिन में ये 3 प्रयोग करता था और इन तीनों प्रयोगों को बार बार रिपीट किया गया, लगातार 9-10 दिन लगातार दोहराया गया। सीएस प्लस यूसीएस बराबर लार टपकना, सीएस प्लस यूसीएस बराबर लार टपकना। लास्ट सिचुएशन, अंतिम स्थिति, एक दिन इसने केवल सीएस, सीएस यानी घंटी दिया, लेकिन भोजन इसने नहीं दिया। कुत्ते ने क्या टपकाई? लार टपकाई। यहां 2-3 चीजें समझिएगा आप। कुत्ते के सामने हमने भोजन रखा, कुत्ते ने लार टपकाई, नेचुरल प्रोसेस है। भोजन मूल उद्दीपक है, भूखा है तो वो लार टपकाएगा, कोई डाउट नहीं है। हमने जब घंटी बजाई, कुत्ते ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि घंटी से कुत्ते की लार टपकने का कोई संबंध नहीं, इसलिए उसने लार
नहीं टपकाई। प्रयोग करने के दौरान हम क्या करते हैं कि घंटी पहले रखते हैं, भोजन बाद में देते हैं, और कुत्ता लार टपकाता है। लार टपकाने को अपन क्या बोलेंगे? यूसीआर। सिंपल सी बात याद रखना, मूल उद्दीपक उस उद्दीपक को बोलते हैं जिस उद्दीपक को देने से ऑटोमेटिकली स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाती है। उस उद्दीपक को अपन क्या बोलते हैं? मूल उद्दीपक, यूसीएस या अनानुबंधित उद्दीपक। वो प्रतिक्रिया यूसीआर कहलाती है जिसमें कोई शर्त नहीं लगी हुई है, कंडीशन नहीं लगी है, जो स्वतः होती है। उस प्रतिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? यूसीआर। क्या बोलते हैं? यूसीआर। सीएस का मतलब, घंटी का मतलब, कृत्रिम उद्दीपक का मतलब होता है जिसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन वो अनुबंधन की वजह से उस प्रतिक्रिया को उत्पन्न करना शुरू कर देगा, उत्तेजित करना शुरू कर देगा। उस उद्दीपक को अपन बोलते हैं कृत्रिम या अनुबंधित उद्दीपक। तो घंटी यहां पे कौन सा उद्दीपक है? कृत्रिम या अनुबंधित। प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, पूरी टेबल से प्रश्न पूछे जाएंगे कि मूल उद्दीपक कौन था, कृत्रिम उद्दीपक किसे कहा गया इस प्रयोग में, स्वाभाविक प्रतिक्रिया किसे कहा गया है। केवल घंटी के उपस्थित होने पे जो प्रतिक्रिया होगी उस प्रतिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? केवल घंटी के उपस्थित होने पे जो प्रतिक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको अपन सीआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीआर। कल मैंने बात समझाई थी, जब मूल उद्दीपक साथ में होता है तो वो प्रतिक्रिया हमेशा क्या कहलाएगी? यूसीआर। मूल उद्दीपक जब साथ में होगा तो प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी? यूसीआर। लेकिन जब मूल उद्दीपक हटा लिया जाता है, केवल कृत्रिम उद्दीपक आपके सामने दिया जाता है, तो वो जो रिस्पॉन्स होगा वो केवल क्या कहलाएगा? सीआर। सीआर इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो कंडीशन स्टिमुलस की वजह से हुआ है, अनुबंधित उद्दीपक की वजह से हुआ है, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे? सीआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको अपन सीआर बोलेंगे। समझ में आ गई बात? ये यहां पे यूसीआर है, लेकिन केवल घंटी के उपस्थित होने पे जो प्रतिक्रिया होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? सीआर। कोई डाउट है किसी को? बताएं, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को? केवल सीआर तभी कहलाएगा जब यूसीएस नहीं होगा। यूसीएस होगा तो वो रिस्पॉन्स हमेशा क्या कहलाएगा? यूसीआर कहलाएगा। अब आपको ये पूरी टेबल समझ में आनी चाहिए। एक तो इस प्रयोग में मूल उद्दीपक कौन है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया कौन है? कृत्रिम उद्दीपक कौन है? घंटी। उद्दीपकों का सीक्वेंस पूछेगा आपसे। कई बार आरपीएससी सेकंड प्रश्न पूछे गए कि इसमें पहले भोजन दिया गया है, पहले घंटी दी गई, पहले घंटी उसके बाद भोजन। ये तो प्रयोग से पूर्व सिचुएशन है। प्रयोग के दौरान सबसे पहले अपन क्या देते हैं? घंटी, उसके बाद क्या देते हैं? भोजन। तो सीएस प्लस यूसीएस, तो ये सीक्वेंस याद रखना, सीएस पहले देंगे, यूसीएस उसके बाद देंगे। सीएस और यूसीएस जब साथ होते हैं तो प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? यूसीआर। केवल सीएस के उपस्थित होने पे होने वाली प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी? सीआर। सीआर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबद्ध प्रतिक्रिया, अनुबंधित प्रतिक्रिया। हिंदी में ये नाम आ जाएगा, कोई सा भी लिखा मिलेगा। संबद्ध या अनुबंधित प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? सीआर कहलाती है। चौथा प्रश्न आपसे पूछेगा, सीएस के देने पर लार का टपकना, यह घटना किस बात को व्यक्त करती है? यह घटना कंडीशनिंग को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? कंडीशनिंग को। ये पूरी टेबल समझ में आई क्या आपके? आ गई सबके? कोई बच्चे को डाउट है? अरे सबसे पहले यूसीएस दिया, यूसीएस देते ही क्या किया? कुत्ते ने लार टपकाई, यूसीआर। उसके बाद हमने क्या दिया? सीएस। सीएस कौन होता है? जिसका लार टपकने से या नेचुरल प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं होता, वो तो अपन एक बीच में यूं ही देते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, उसकी कंडीशनिंग करने के लिए। तो सीएस का स्वाभाविक प्रतिक्रिया से कोई रिलेवेंट नहीं होता है, तो सीएस के देने पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या किया? सीएस और यूसीएस का युग्मीकरण किया, युगलीकरण कर दिया, उनको जोड़ दिया। तो सीएस हम पहले देते हैं, यूसीएस हम उसके बाद देते हैं, और उनको बार बार उपस्थित करते हैं और साथ उपस्थित करते हैं। यहां से ये प्रश्न भी पूछेगा कि उनके बीच में अंतराल कितना था। ये सब चीजें बताऊंगा मैं आपको, है ना, कितने अंतराल होना चाहिए, तब जाके रिस्पांस होता है, तब जाके कंडीशनिंग होती है। ठीक है, तो सीएस और यूसीएस को हमने क्या किया? बार बार उपस्थित किया। सीएस दिया, उसके बाद जस्ट यूसीएस दिया, कुत्ते ने लार टपकाई। लेकिन एक दिन हमने केवल क्या दिया? सीएस दिया, यूसीएस हमने नहीं दिया, लेकिन कुत्ते ने फिर भी क्या टपकाई? लार टपकाई। इसने उस सीएस के साथ क्या कर ली? कंडीशनिंग कर ली। इसके दिमाग में ये फीड हो गया कि सीएस दिया गया है, इसका मतलब यूसीएस भी आएगा। उसके दिमाग में फीड हो गया कि सीएस दिया गया है, इसका मतलब यूसीएस आएगा।
अरे जय थे कंडीशनिंग कर ली। धीर सिंह सर कह रहे हैं 1 साल से वैकेंसी आएंगी आएंगी आएंगी। सर आ तो नहीं रही। आएंगी क्या? कितने बच्चों को, ईमानदारी से मेरे कहने से मत सोचना, आप जयपुर कोचिंग कर रहे हो इसलिए मत सोचना, अपने आप के अंदर से आवाज से पूछना वैकेंसी आएंगी क्या? फिर वो लोग कौन है जिनको लगता है कि नहीं आएंगी? आप तो सब कहते हो कि आएंगी। बताओ। वैकेंसी 2010 से लगातार आ ही रही हैं। हर 2 साल में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों एक साथ आ रही हैं। समझ रहे हो आप? ऐसा कभी गया ही नहीं समय। फिर भी हमें डर क्यों लगता है कि वैकेंसी नहीं आएंगी? ये डर नहीं है, ये निराशा है। आप सब में निराशा भयंकर भरी पड़ी है। आप तो क्या पता एडवांस होंगे कि जयपुर आ गए होंगे, आप सब्जेक्ट कहीं कर रहे होंगे तो आपको लगा कि धीर सिंह सर साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ पढ़ लेते हैं यार, दोबारा पता नहीं कब आना हो या नहीं हो। लेकिन मन में डर तुम्हारे भी है। एनर्जी जो तुम्हारी होनी चाहिए ना, वो एनर्जी दिखती नहीं है। जो वैकेंसी होती है और वैकेंसी की पॉजिटिविटी होती है ना, उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत गजब होती है। ठीक है ना? आपकी बॉडी बॉडी बोलती है, अभी इतना नहीं है, वो जोश नहीं है, उत्साह नहीं है। समझ रहे हो आप? इसलिए आपने देखा होगा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती है, और जब वैकेंसी होती है तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, आपको लगता है आ गई। तो ये निराशा का एनवायरनमेंट चारों तरफ है, और आप जिनसे बात करते हो वो सभी कहते हैं यार कर ही रहे हैं, वैकेंसी कब आएंगी। मैं आजकल लाइव कम आता हूं, मुझे पता है मैं लाइव आऊंगा तो नीचे यही कमेंट आएंगे, सर वैकेंसी तो ले आओ, वैकेंसी तो आओ, कौन थे कद से करे आओ। तो मैं कम ही आता हूं, क्योंकि मुझे पता है निराशा हम में सबसे ज्यादा चरम पे है। आशा तो मुश्किल से 1% बच्चों में होती है। अब मैंने आपको पूछा कि कितने में, लेकिन फिर भी आप में वो आशा वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। आप में से लगभग बच्चों में डर है कि सर मैं 1-1.5 साल हो गए मेरे को तैयारी करते हुए, आ तो जाएंगी क्या? और ये तय है 2025 में प्रोसेस भी पूरी हो जाएगी, और आप में से बहुत से बच्चे सिलेक्ट होकर गवर्नमेंट स्कूलों में 2025 में लग भी जाएंगे। और वो 2026 में फिर ये बात पूछने आएंगे कि सर गैलडी बार तुम्हारा हूं, गलती होगी, अब बताओ थे अब कदासी वैकेंसी। और फिर भी वैकेंसी आएंगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। ये 2030 तक का तो ये दौर चलेगा। 30 के बाद मुझे कोई ज़्यादा संभावना लगती नहीं है कि स्कूल एजुकेशन में गवर्नमेंट वैकेंसियों का कोई बहुत बड़ा रहेगा। मेरा एक इंट्यूशन जो मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। छोटी मोटी 30 तक वैकेंसियां जरूर आएंगी। ठीक है, अब आप 30 तक देते हैं या 2025 तक आप गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, ये आपको तय करना है कि आप में निराशावादी वाला लेवल कितना है और आशावादी वाला लेवल कितना है। गेम उसी लेवल पे डिपेंड करता है। आशावादी के साथ पढ़ रहे हो तो जल्दी परिणाम प्राप्त कर जाओगे, जो पढ़ रहे हो जल्दी सीख जाओगे। और निराशावादी होके बैठे हैं तो चाहे मैं भी कितना अच्छा क्यों नहीं पढ़ा दूं और आप भी कितना अच्छा क्यों नहीं पढ़ लो, वो आउटकम्स नहीं बनेंगे। तो इससे कुछ सिंपल सी बात समझनी है आपको इस पूरे प्रयोग में, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है ये। टेबल से प्रश्न शुरुआती परीक्षाओं में तो बहुत पूछे गए, अब नहीं पूछे जा रहे। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो लगभग प्रश्न तो आ रहे हैं एग्जाम्पल के ऊपर। फिर भी अपने मान के चलें कि इससे यदि प्रश्न पूछ ले तो क्या क्या पूछ सकता, तो मैंने आपको बता दिया है। CS प्लस UCS फुल फॉर्म याद रखनी है। UCS का मतलब क्या होता है, CS का मतलब क्या होता है, घंटी क्या है, भोजन क्या है, सीक्वेंसिंग क्या है, ये मैं दोबारा से भी एक चीज को क्लियर करूंगा। ठीक है, कल मैंने आपसे एक उदाहरण पूछा कि रेनर और वाटसन का एक प्रश्न आया हुआ है 2012 पहली ग्रेड फर्स्ट, जब साइकोलॉजी को सब्जेक्ट के साथ इन्होंने जोड़ा था उस समय प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद कई बार रिपीट हो गया। रेनर और वाटसन ने 1920 में यह प्रयोग किया था जो कल मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, आप में से बहुत से बच्चों ने सही जवाब भी दिया और कुछ बच्चों ने इसका गलत जवाब भी दिया। देखो सिंपल से समझिए आप, कंडीशनिंग है क्या सच में। 2011 में रीट का एग्जाम हुआ पहली बार और एक प्रश्न आया था वहां पे। मैं इस सिद्धांत की उदाहरण बता रहा हूं समझाने के लिए आपको। ये टेबल तो आपके समझ में आ गई ना, सबके आ गई ना टेबल समझ में। टेबल में कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। CS UCS क्या है पूरा याद रखना है। राजू नाम का एक बच्चा है और वो बिजली की गर्जना सुन के डरता है। मतलब ये मूल उद्दीपक कृत्रिम उद्दीपक ये होते क्या है समझने हैं आपको।
तो राजू नामक बच्चा है, वो बिजली की गर्जना सुन के डरता है। यानी डरना कौन सी प्रक्रिया हो गई? स्वाभाविक प्रक्रिया। किसको सुन के डरता है वो? बिजली की गर्जना सुन के डरता है। आगे बात समझ में? बिजली की गर्जना सहायक उद्दीपक है या मूल उद्दीपक है? मुझे बताओ, सहायक उद्दीपक है या मूल उद्दीपक? बिजली की गर्जना। राजू नाम का बच्चा बिजली की गर्जना को सुन के डरता है। अरे बिजली की गर्जना को सुन के डरेगा तो नेचुरल है, डराती बिजली गर्जना। आपका तो पता नहीं, मुझे तो आज भी डर लगता है। मुझे तो किसी ने बाद में एक दिन, कॉन्फिडेंस मेरा तो इसलिए बढ़ा, मैं तो गाड़ी चलाता था, तो गाड़ी चलाते हुए बिजली गर्जना मुझे लगा कि बेटा मरेंगे, अकेले मरेंगे यार, समस्या। फिर मुझे किसी ने कहा कि बंद गाड़ी पे बिजली नहीं पड़ती। जो भी है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर उसके बाद पॉजिटिविटी आई। डर सबको लगता है, मृत्यु से सब डरते हैं। तो मैं जब छोटा था तो मुझे याद है किसी ने कहा था, हमारे बड़े बुजुर्ग ने, कि जो अपने छप्पर होते हैं ना, छप्पर, उन पे बिजली नहीं गिरती, तो वो छप्पर में घुस जाता था। अब चीजें अलग अलग चीजें हैं, डरना नहीं चाहिए जबकि, क्योंकि डरने का मतलब क्या है? उस चीज को आप आकर्षित कर रहे हो। मनोविज्ञान क्या कर रहा है? उसको आकर्षित कर रहे हो। अब धीरे धीरे मैंने उसका प्रतिस्थापन किया है। बाकी मैं भी आपको ही बता रहा हूं कि इसका एक रियल एग्जांपल मैंने अपने आंखों से देखा कि मैं जब छोटा था, जब मैं बिजली से डरता था, तो एक व्यक्ति टंकियां बेचने आया था। ये मेरा रियल आंखों से देखा एग्जांपल है। और वो हमसे भी ज्यादा डर रहा था। उस समय पहले बिजलियां गिरती बहुत ज्यादा थी, आजकल भी खैर गिरती है। तो वो डर रहा था और वो एक वर्ड यूज कर रहा था। आप अपने पुराने लोगों से पूछना कि बिजली की गर्जना से बचने के लिए, बिजली से बचने के लिए कोई ऐसा देवता है क्या जिसका नाम संबोधित किया जाता है? किसका नाम संबोधित किया जाता है? एक नाम था, मुझे याद नहीं क्या था, उसने जय भीम ऐसा कुछ था, भीमसेन, हाँ ऐसे कुछ नाम था। वो वर्ड व्यक्ति बार बार दोहरा रहा था। सीमेंट की टंकियां जानते हो ना, पहले गांव में पानी को नहीं आता तो सीमेंट की टंकियां रखा करता था, बस से बर्तन लुगायां साफ करया करती, उसी में पानी अपन एक साथ इकट्ठा करके 10 घड़े 15 घड़े रख लेते थे। उस समय का टाइम था। वो व्यक्ति बारिश जैसे बिजली गर्जना हुई तो घबराया, और घबराने के बाद वो जोर जोर से जय भीमसेन बोलने लग गया। ये मेरे सामने ही घटना है, हम खेल रहे थे, वो थोड़ा सा दूर गया, उसके पास ऊंट गाड़ी थी, और ऊंट गाड़ी और उसके ऊपर जो है वो बिजली गिरी, और वो ऑन द स्पॉट वो भी मर गया और ऊंट भी मर गया। अब दोनों लॉजिक डाल सकते हो कि सर इसमें उसकी लिखी थी इसलिए आ गई, ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने पास, ठीक है ना। उसने उसको भयंकर आकर्षित किया है, मौत को आकर्षित किया है। तुम जिस दिन ये सोचने लग जाओगे ना कि मैं मोटरसाइकिल पर बैठूंगा और मैं गिरूंगा, मन डर लगा, मेरे यहां लगा कि मैं फिसलूंगा, तो मोटरसाइकिल आपका एक्सीडेंट करवाएगी, मान के चलना, क्योंकि तुम उसको आकर्षित कर रहे हो। मनोविज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि ये प्रार्थना में जो करवाता हूं, इस प्रार्थना में आपको वो सोचना है जो तुम बनना चाहते हो। ये मॉर्निंग सेशन में भी तुमने करना शुरू कर दिया, तुमने 3 महीने इसको रिपीट करना शुरू कर दिया, और उसमें तुम्हारा अटेंशन इतना बढ़ गया कि जब तुम उस दृश्य के बारे में सोच रहे हो जो तुम बनना चाहते हो, और उसमें बीच में कोई दूसरी चीज नहीं आ रही है, तो ये मान के चलना, मैं लिख के दे रहा हूं कागज के ऊपर, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन एक दिन वहां पहुंच जाओगे। ये बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन उसमें बीच में डिस्टरबेंस नहीं आना। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि 20 सेकंड प्रार्थना करना, और तुम प्रार्थना करते करते बीच में आपके एक बार सर की आंख है कि देखा सर कर रहे हैं, कौन कर रहा, तो या बीच में और विचार आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा अटेंशन रिटेंशन प्रभावी नहीं है। 3 महीने यदि तुमने इसको कर लिया और तुम्हारी ताकत ये डेवलप हो गई कि बीच में कोई नहीं आ रहा, मैं खुद कह रहा हूं, जिस चीज के बारे में तुमने सोचा ना, वो चीज तुम्हारी लाइफ में नहीं आई, मुझे क्लास के बाद बोल देना कि नहीं आई, हो ही नहीं सकता, 100% होगी। मैजिक है, कंप्लीट मैजिक। तो वो राजू नाम का बच्चा बिजली की गर्जना सुन के डर रहा है, वो नेचुरल प्रोसेस है, डर रहा है वो। बिजली गर्जना कौन सा उद्दीपक हुआ? मूल उद्दीपक हुआ। अब सुनना, पूरा प्रश्न क्या है, जब भी घर में जोर से आवाज होती है,
कोई भी घर में जोर से आवाज होती है, जब भी घर में जोर से आवाज होती है वो बच्चा एकदम से रोने लग जाता है। यह उदाहरण किस अधिगम सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है? प्रश्न तो ये पूछा गया। आपसे प्रश्न में ये भी पूछ सकता है इसमें मूल उद्दीपक कौन है, कृत्रिम उद्दीपक कौन है? मूल उद्दीपक बिजली की गर्जना थी, उसने हर आवाज का संबंध किससे जोड़ दिया कि जब भी घर में जोर से आवाज होती है, कोई भी जोर से आवाज हुई तो बच्चा एकदम से कांप जाता है, उसे लगता है कि कोई चीज गिरी, मतलब बिजली गिर रही है। तो उसने हर आवाज से किसको जोड़ दिया? बिजली की गर्जना को। तो हर आवाज क्या होगी? कृत्रिम उद्दीपक। मूल उद्दीपक कौन था? बिजली की गर्जना। नंबर 2 पे 2014 ग्रेड फेस्ट का एक प्रश्न। एक बच्चा कॉलेज से आता है और कॉलेज से आने के बाद एक निर्धारित जगह है, जैसे ये जगह है, और यहां के उसने अपने जूते निकाले। वो देखता है कि अगले दिन जब आता है तो वो जो जगह थी वहां पे वो जो रैंप रखी हुई थी, जूते निकालने वाला स्थान, वो नहीं था। उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा वो कहाँ पे है? तो मम्मा ने कहा बेटा मैंने उस कोने में चेंज कर दिए, तो उस कोने में जूते निकाल दे। वो बच्चा वहां जाता है और वहां जाने के बाद जो है वो यहाँ पे उसने जूते निकाल दिए। अगले दिन जब तीसरे दिन वो बच्चा आएगा तो वो यहां आएगा कि यहां आएगा? उस जगह पे जाएगा, यहां पे नहीं आएगा। वो उस जगह पे जाएगा और जाने के बाद अरे यार कल मामा ने जगह चेंज कर दी थी ना, वहां जाना है, फिर वो यहां मुड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि 5 या 7 दिन उसके पैर वहीं जाएंगे। समझ रहे हो आप क्यों? वो कंडीशनिंग है। उस स्थान से बच्चे की क्या होगी? कंडीशनिंग। उसके दिमाग में बैठा हुआ है, जबकि जगह खाली पड़ी है, उसे पता है, लेकिन दिमाग में कंडीशनिंग बनी हुई है। क्योंकि हमारा व्यवहार 90% व्यवहार आपका अनकॉन्शियस माइंड करता, आपको पता हो तो। हम सब कंडीशनिंग है, हम यांत्रिक हैं, याद रखना। आप यहां कोचिंग तक आ रहे हैं, आप कंडीशनिंग के तहत आ रहे हैं। जो बच्चा 20 दिन 25 दिन लगातार आ जाएगा वो फिर एक मशीन की तरह आएगा। यहां पे टैक्सी में बैठना, उतर के आना, मतलब बहुत सारी चीजों का पता ही नहीं होगा उसे, बीच में रास्ते में कौन मिला था, क्या मिला था, और वो चुपचाप आके मशीन की तरह, वो मशीन आपका अनकॉन्शियस माइंड करवा। तभी तो मैंने कहा कि सबसे पावरफुल माइंड कौन? अनकॉन्शियस। जिंदगी बदलता कौन है? अनकॉन्शियस। क्योंकि 90% काम कौन करता है? अनकॉन्शियस। कॉन्शियस तो क्या है? 10% है सर, वो रहती नहीं हो आप। मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, कॉन्शियस नहीं रहोगे आप। तो पावरफुल माइंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में मान लीजिए अब तुमने पावरफुल चीजों को भर दिया तो तुम्हारी जिंदगी तो अनकॉन्शियस ही तो बदलेगा। अब तुमने वहां क्या भर रखा है वही तो तुम्हारा जीवन है। तभी तो मैंने कहा कि विजुअलाइजेशन क्या कर रहे हो तुम? वो विजुअलाइजेशन जो करता है वो अनकॉन्शियस में जाता है। अनकॉन्शियस माइंड उसको फिर बनाना शुरू करता है, उसको क्रियान्वित करना शुरू करता है, वो उसको आपको वहां ले जाना शुरू करता है। और तुमने वहां निराशावादी भर रखी है, वहां तुमने नकारात्मकता भर रखी है, तुमने वहां एक फेलियर भर रखा है, वहां तुमने डर भर रखा है। तो वो अनकॉन्शियस माइंड बार बार उसी डर को लेके आएगा, उसी निराशा को लेके आएगा, उसी धोखे को लेके आएगा, उसी एक्सीडेंट को लेके आएगा। वो सब चीजें तुम्हारी लाइफ में वही लेके आएगा जो तुमने सोची हैं। क्योंकि 90% टाइम में तो एक्टिव कौन है? आपका अनकॉन्शियस ही तो है। ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। अब साइकोलॉजी तुम पढ़ रहे हो कंपटीशन के लिए, जिस दिन तुम साइकोलॉजी को रियल में अपनाओगे ना, उस दिन तो पता चलेगा कि मनोविज्ञान तो जिंदगी बदल सकता है। हमारा माइंड ही अनकॉन्शियस है सबसे पावरफुल। इसमें हमें वो चीजें फीड डालनी है जो हमें जिंदगी में आगे जाना है, जो हमें बनना है। आपके घर में टीवी लगा हुआ है, आप डेली टीवी चलाते हैं, न्यूज सुनते हैं। अचानक से दीपावली की सफाई की और आपने टीवी की दिशा चेंज कर दी, दूसरे कमरे में लगा दिया। आप 5 या 7 दिन देख लेना, आप उस रूम में आएंगे और आके और यहां पे बटन दबाएंगे, अरे यार, जबकि दीवार खाली पड़ी है। वो आपके दिमाग पे कंडीशनिंग बन गई उस चीज की, आपको पता था वहीं देखते हैं, आप वहीं जाएंगे। कुछ दिनों बाद में जब नई जगह बन गई वहां कंडीशनिंग हो जाएगी। ये सब कंडीशनिंग है। हजारों एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं इसके, और खूब आएंगे, दुनिया भर के प्रश्न आएंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि सीएस है क्या, यूसीएस क्या है। तीसरा एग्जाम्पल आप लीजिए, कई लोगों को उल्टियां होती हैं, अपने होती हैं उल्टियां। मतलब ये आईपी पावलो 1904 में लेके आया कंडीशनिंग। भारत में, हिंदुस्तान में कंडीशनिंग बहुत पहले से है, और हम लोग तो मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं। भारत से बड़ा मनोविज्ञान ज्ञाता कोई है ही नहीं, गीता से बड़ा कोई ग्रंथ ही नहीं है साइकोलॉजी। श्री भगवान श्री कृष्ण को मनोविज्ञान का पिता कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं बोल रहा हूं, श्री कृष्ण को मनोविज्ञान का पिता कहा जाए तो अतिशयोक्ति
नहीं होगी दर्शन के हिसाब से, क्योंकि पूरा मनोविज्ञान गीता में भरा पड़ा है। यदि गीता को आप रियल लाइफ में वैसे अप्लाई करो तो, कि उसकी श्री कृष्ण की नीतियां यदि आपने अपना ली तो आप बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे शासक बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व बन सकते हैं, आप जिंदगी को जी सकते हैं। पूरा मनोविज्ञान है पूरी गीता में। उल्टियां होती हैं, कब होती है उल्टी आदमी को? जब वो बस में बैठता है, गाड़ी में बैठता है, जैसे गाड़ी और बस चली उसका तेल चढ़ेगा, और तेल चढ़ेगा तो नेचुरल प्रोसेस है, उसके उल्टियां होंगी जिनके तेल चढ़ता है। तेल का चढ़ना और उल्टी होना, मूल उद्दीपक कौन? तेल चढ़ना। स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या? उल्टी होना। होता है ऐसा, नेचुरल प्रोसेस है। अब उस आदमी को आप जैसे आप कहोगे कि बेटा चलो चलते हैं, वो बस के पास जाएगा, बस में बैठा नहीं, गाड़ी चली नहीं, तेल चढ़ा नहीं, बस कन जाता ही ओ चढ़ा ही नहीं तेल, लेकिन बस को देखते ही कंडीशनिंग होगी और ऑटोमेटिकली उसकी उल्टियां शुरू हो जाएंगी। ये क्या है? ये अनुबंधित व्यवहार है। क्या है ये? बस का नाम सुन के भी हो सकता है उस व्यक्ति की उल्टियां शुरू हो जाएं, जबकि रियल रीजन क्या था? तेल का चढ़ना, और तेल के चढ़ने से उल्टियां होंगी। अब देखो एक इसका भी अपोजिट एग्जांपल बताऊं, कंडीशनिंग कैसे की जाती है। इस कंडीशनिंग को दूर करने के लिए अपने भारतीय लोगों ने एक नया तरीका खोजा। क्या खोजा? मेरे पास एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिया था आज से 3-4 साल पहले, आप लोगों ने भी यूज किया होगा, यूज कर लेना जिन लोगों को उल्टियां होती हैं। तो भारतीय लोग हर चीज का रिकंडीशनिंग कर लेते हैं। जिस व्यक्ति को बस में चढ़ने के बाद उल्टी होती है, उसे एक तरीका अपनाना है कि अखबार लेना है और अखबार अपने नीचे रख देना है, उल्टी नहीं होगी आपके। अखबार मेडिसिन है, कोई दवाई है, ताकत है अखबार की? नहीं है। मनोविज्ञान है सबसे बड़ी चीज। आपने अखबार लगाया, अब कंडीशनिंग काम कर रहा है, वो अखबार वाली कंडीशनिंग काम करेगी। अखबार लगा लिया मतलब उल्टी नहीं होगी मुझे। अब जो तुम्हारी उल्टी होती है उस विचार को कौन दबा रहा है? अखबार दबा रहा है। और ये 100%, कोई 1% उल्टा केस हो जाए तो अलग बात है, 99% केस ही होगा कि अखबार लगाने के बाद आपकी उल्टी नहीं होगी। भारतीय लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे गांव में एक पुरानी परंपरा आपने सुनी होगी, कंडीशनिंग का बहुत बड़ा उदाहरण था ये। ग्रामीण परिवारों में आज भी होगा, राजपूत परिवारों में आज भी है, बाकी भी किसान परिवारों में भी होता होगा, शहरों में कंप्लीटली खत्म हो चुका है। घर में बड़ा बुजुर्ग आता है, ससुर जी आए, बहू बैठी है, जैसे ससुर जी आएगा उसको देखकर बहू घूंघट निकालती है। मूल उद्दीपक कौन है? ससुर का आना। स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या है? घूंघट का निकालना। ससुर जी और पुराने जो लोग थे ना अपने, वो बहुत समझदार होते थे। समझदार मतलब उनका उद्देश्य होता था कि मैं बहू की कदे शक्ल कौन देखा, मतलब भाई दूरी रखता, और भी के बीच में रिश्ता के बनाए रखना कोई एक बहुत बढ़िया तरीको भी हो कि बीच में एक दूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया कि जब भी वो आते थे, भाई आजकल वाला तो जोरा मर्दी झुक झुक के देख लें लोग, आजकल ससुर जी बहुत फर्जी है एक नंबर का, ठीक है ना, चुप के देख लें कि शक्ल कहीं की रहेगी, ठीक है ना। पहला कौन देखता? पहला सिद्धांतिक हुआ करता, वो मतलब हुई है दूरी रखने में, ठीक है। तो बै जय घर में घुसता तो भाई बीच में एक आवाज करता ऐ करता है, वो समझ जाती कि ससुर जी आ गया और बाप की पोजीशन लेती और घूंघट निकाल लेती। वो आवाज जब भी आएगी बहू क्या करेगी? घूंघट निकालेगी, जबकि उस आवाज का मूल उद्दीपक से संबंध है क्या? कहीं संबंध नहीं है, लेकिन वो जब भी आवाज आएगी बहू क्या निकाल लेती है? घूंघट। मान लीजिए बगल में से एक लड़का निकल रहा और उसने ऐसे किया, करते ही खड़ी होगी, आप घूंघट निकाल लियो, थोड़ी देर बाद में देखे रहा टिंगर तू गई हो गया, ठीक है। उसके दिमाग में यही है कि जब भी वो आवाज आएगी मतलब कौन आ गए? ससुर जी आ गए, मतलब उसने क्या कर ली? कंडीशनिंग। अंतिम एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसके बाद भी नहीं आएगा, कंडीशनिंग समझ में नहीं आएगी। भारतीय लोग बहुत एडवांस हैं, मैं जैसे बात कर रहा था, मनोविज्ञान के ज्ञाता है। पावलो यदि अपने वाले उदाहरण सुन लेता, पढ़ लेता, तो दीवारों से अपना सिर फुड़ा लेता वो, कि कहता कि यार मेरी साइकोलॉजी फेल है इनके लोगों के सामने। छोटा सा बच्चा पैदा होता है अपने घर में, होता है, बहू को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है,
बच्चा 20-25 दिन महीने भर का होता है, सास जो है बहू के पास आती है और एक सिस्टम दे के जाती है जो आदिकाल से चला आ रहा सिस्टम है, और वो कहती है कि टाबर ने शीशा ले, शीशाणो जानो कि बाबू जो है बे टाबर का 2 पग ऊपर करेगी और पग करे बाद में तो मड़ी पहले दिन बाद बहुत सी करे, क्यों कौन करे वो टाबर, कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन देखना क्या मैजिक काम करता है, तीसरी बार जैसे उसने तो भी बच्चा के केरो के बॉडी में रिएक्शन हुआ है, प्रेशर क्रिएट हुआ है और विसर्जन हो जा। अब देखो भी की कंडीशनिंग कितनी गजब की, अगले दिन 3 बार को नहीं, 1 बार ही बजाई फर। और एक दिन क्या होगा कि प्रेशर कुकर का मैंने दाल बना रही और बेड़ी जई सी बाजी तो वो टाबर बरबरा दियो सब कुछ। वो इंतजार भी कौन करे कि मम्मी वाली आवाज आनी चाहिए, कौन नहीं आनी चाहिए। उसने वो आवाज सुन के भी वही रिएक्शन कर दिया, मतलब उसने कंडीशनिंग कर ली। क्या कर ली? मूल उद्दीपक जबकि कुछ और है, कृत्रिम उद्दीपक हमने क्या सिखाया उसको, सीटी बजाई। बच्चे ने किससे कंडीशनिंग की? सीटी से की। हमारा पता नहीं कितना व्यवहार ऐसा है जो आज भी इस कंडीशनिंग की वजह से चलता है। जो आप पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, आपकी जो घंटी बजती है तो उस घंटी के टाइम आप उस मेस की तरफ भागते हो। यदि वो घंटी 1 घंटे पहले भी बज जाएगी, तुम टाइम नहीं देखोगे, तुम भाग जाओगे, वो गलती से बज गई हो, क्योंकि हमारी उस घंटी के साथ क्या हो रखी है, कंडीशनिंग हो रखी है। तो हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, आपको समझना है कि मूल उद्दीपक क्या होता है और कृत्रिम उद्दीपक क्या होता है। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है और कृत्रिम उद्दीपक के साथ जो प्रतिक्रिया होती है उसको अपन स्वाभाविक नहीं बोलेंगे, इतना सा आपको दिमाग में रखना है। तो एक तो ये पूरी टेबल बनाओगे आप, ठीक है ना, उसके बाद मैं इसकी बातें आगे समझाता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट इसका। ये टेबल लिखो आप पूरी की पूरी, टेबल बना लो आप। प्रयोग किस पे किया गया? सिद्धांत के नाम लिख लिए थे आपने सभी ने, सिद्धांत के नाम कल मैंने लिखा दिए थे क्लास में ना। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सेकंड सिद्धांत है, पहला टॉपिक चल रहा है आपका। और इसमें आप टेबल बनाओ। आप ये टेबल जैसे मैंने बनाई है वैसी बना लो, मैं दोबारा बना देता हूं। प्रयोग से पूर्व, इंग्लिश वर्ड भी साथ में लिख लेना, यूसीएस बराबर यूसीआर। यूसीएस कौन है? भोजन। यूसीआर कौन है? लार का टपकना। भोजन को अपन क्या कह सकते हैं? अनानुबंधित उद्दीपक। ठीक है। लार टपकने को अपन क्या कह सकते हैं? स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ये पूर्व की स्थिति है। घंटी क्या है? सीएस है। सीएस को अपन क्या बोल सकते हैं? अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित को आप कृत्रिम उद्दीपक भी कह सकते हैं, लेकिन यहां कुछ नहीं हुआ। ये पहला चरण है, प्रयोग से पूर्व है। यूसीएस दिया, यूसीआर हुई। यूसीएस कौन है? भोजन है। ला का टपकना क्या है? यूसीआर है। उसके बाद हमने क्या दिया? केवल घंटी दिया, लेकिन घंटी देने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो आगे 0 कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। ये तो पूर्व सिचुएशन है। फिर प्रयोग के दौरान हमने कुत्ते के सामने सबसे पहले क्या रखा? घंटी। घंटी कौन था? सीएस। उसके बाद क्या दिया आपने? भोजन। भोजन कौन है? यूसीएस। प्रतिक्रिया क्या हुई? लार का टपकना। प्रतिक्रिया क्या हुई? लार का टपकना। लार का टपकने को अपन क्या बोलेंगे? यूसीआर। क्या बोलेंगे? यूसीआर। घंटी प्लस भोजन, सीएस प्लस यूसीएस बराबर यूसीआर। अब हम इस घंटी और भोजन को बार बार रिपीट करेंगे। अंतिम स्थिति, लास्ट सिचुएशन, आपने केवल क्या बजाई? घंटी। भोजन आपने नहीं दिया, कुत्ते ने क्या टपकाई? लार। लेकिन इस लार के टपकने को अपन क्या बोलेंगे? सीआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीआर। सीआर का मतलब होता है संबद्ध प्रतिक्रिया।
ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए आपके। ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए। यूसीएस बराबर यूसीआर, फिर हम सीएस दिया, सीएस देने पे कुछ नहीं होगा, याद रखना। आपको ये पता होना चाहिए सीएस का मतलब क्या है। कंडीशन स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक, इसको आप कृत्रिम या सहायक उद्दीपक भी बोल सकते हो, हिंदी में कृत्रिम या सहायक भी बोल सकते हो। यूसीएस को आप मूल उद्दीपक भी बोल सकते हो। प्रयोग के दौरान हमने क्या किया, घंटी प्लस भोजन। घंटी कौन सा उद्दीपक है, कृत्रिम उद्दीपक। भोजन कौन सा उद्दीपक है, मूल उद्दीपक। सीएस प्लस यूसीएस बराबर लार का टपकना। फिर लास्ट में हमने क्या किया, केवल घंटी बजाई, भोजन हमने नहीं दिया। लेकिन भोजन देने पे प्रतिक्रिया वही हुई जो केवल भोजन देने पे होती थी, वही प्रतिक्रिया केवल घंटी के उपस्थित होने पे हुई। तो इस रिस्पांस को अपन क्या बोलेंगे, सीआर बोलेंगे। सीआर का मतलब है कंडीशन रिस्पांस। अनुबंधित अनुक्रिया कह दो या संबद्ध अनुक्रिया कह दो, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नोट कर लेना ना, केवल घंटी के उपस्थित होने पे जो प्रतिक्रिया हुई लार का टपकना, उसको अपन यूसीआर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीआर बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे, सीआर। सीआर मतलब लार का टपकना। ये याद रखना है। टेबल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो मेरे को, टेबल में कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप पूछ सकते हो। बताओ, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नहीं है, पक्का हो गया यहां तक। अब मैं सिद्धांत के बहुत अंदर लेके जाऊंगा, आप एक एक टर्म पढ़ाऊंगा इसका, इसके जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सब समझाऊंगा। क्योंकि आपने भी लेटेस्ट यदि आरपीएससी के पेपर 2023 ग्रेड सेकंड के और 2022 ग्रेड फर्स्ट के यदि देखे हों, तो पहले पेपर अलग आता था, बार बार मैं ये चीज दोहरा रहा हूं। आजकल जो पेपर आ रहा है आप देखना, इन सिद्धांतों में से ये प्रश्न आते हैं कि आईपी पावलो के सिद्धांत से संबंधित अवधारणा नहीं है, स्किनर के सिद्धांत से संबंधित अवधारणा नहीं है। मतलब टर्म पूछता आपसे कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया, तो सब शब्द आपको पता होना चाहिए कि इसका संबंध आईपी पावलोव से है या स्किनर से है। यद्यपि ये भी हो सकता है कि उससे रिलेवेंट पर्सन भी पूछ ले, तो मैं आपको कंप्लीटली सब चीजें पढ़ा रहा हूं डिटेल में, कंप्लीटली, चाहे कैसा ही प्रश्न आ जाए कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहां तक हो गया। अब इसकी जितनी भी अवधारणा